नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने 29 जून को नई कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 2026 को लागू कर दिया। इसके साथ ही पुरानी ईपीएस 1995 और 1971 फैमिली पेंशन स्कीम का जो दौर था वो भी खत्म हो गया। लेकिन नई स्कीम के लागू होते ही करीब 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे हैं। क्या अब रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? कितने साल की नौकरी करेंगे तो पेंशन मिलेगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल तक नौकरी की तो कितना पेंशन मिलेगा? तो चलिए पेंशन से जुड़े सारे सवालों का जवाब आज के मनी सेंटर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में 10, 20 और 35 साल की नौकरी के बाद हर महीने कितना पेंशन मिलेगा, पूरा कैलकुलेशन जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की वार्निंग को डिकोड करेंगे और अंतिम में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने में क्यों आनाकाना करती है और टाटा एआईजी को कैसे और किस बात पर जो है बड़ा झटका लगा, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, ईपीएस 95 की हम लोग चर्चा लगातार करते रहते थे। न्यूनतम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी चर्चा करते रहते थे। लेकिन जो 29 जून को जो बड़ी खबर आई थी सर, कहा गया कि पूरी तरह से उसको जो है चेंज किया गया है। नई पेंशन व्यवस्था में क्या अमूलचूल बदलाव किया गया है? कई तरह के सवाल हैं, कितनी साल तक नौकरी करेंगे तो कितना पेंशन मिलेगा, और इससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हम जो है आपसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू सर, समझाइए ईपीएस 2026 है क्या? देखिए, अभी हाल में बिल्कुल सरकार ने जो ईपीएस 95 और 71 की जगह ईपीएस 2026 को लागू किया है। इसे जो आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है उसके तहत इसको लेकर आया गया है, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि जब नए आपने वेज कोड जो लागू किए हैं पिछले साल, जो 4 नए श्रम कानून सरकार लेकर आई, तो उसके तहत ईपीएफओ का भी 2026 का वर्जन एक तरह से, और ईपीएस 95 की जगह ईपीएस 2026, इन दो चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है या लेकर आया गया है। यहाँ से एक बड़ा जो है कन्फ्यूजन भी कहिए कि लोगों में पैदा हुआ है। जो तमाम नंबर जो है तकरीबन 8 करोड़ पीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कि यहाँ बदलाव, क्या बड़े बड़े अहम बदलाव सरकार ने किए, क्या किसी तरह के चेंजेस सरकार लेकर आई है इसमें। और दूसरी बड़ी बात और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कि जब सरकार ने ईपीएस 2026 लागू किया है तो क्या उसमें जो मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की बात जो एक लंबे अरसे से चल रही है, जो 2014 के बाद से, सितंबर 2014 के बाद से जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्या वहाँ सरकार कोई बदलाव करने वाली है? तो कुछ कन्फ्यूजन और कुछ सवाल लोगों के मन में ज़रूर पैदा हुए। और सबसे बड़ा जो आप विशाल ये मानकर चलिए कि निराशा एक तरह की है। बाकी तो तमाम चीज़ों में कोई बदलाव किया नहीं सरकार ने, कि कितनी पेंशन मिलेगी, कितना कमी बढ़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो निराशाजनक बात है उस पूरे के पूरे ईपीएस 2026 में वो यही है कि जो 7,500 रुपये की पेंशन मिलने की बात थी, वो अब लगता है कि उसके लिए जो लोग हैं, पीएफ मेंबर्स हैं, उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सर, आपसे न्यूज़ रूम में चर्चा भी मैं कर रहा था, आपने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन गणित भी समझाया। एक सही में मन में ये भी आता है कि किस आधार पर जो है 1,000 रुपये का पेंशन जो है अब वो तय किया गया, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन है सरकार की? क्योंकि बार बार जब हम लोग इस सवाल को जो है ढूंढने की कोशिश किए तो एक शब्द बहुत आया, सरकार से जब पूछा गया या संसद में जो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, यही कहा गया कि एक्चुअल डेफिसिट है, पैसा है नहीं, जो दे रहे हैं उसी के लिए बहुत जो है तामझाम करना पड़ता है, तो कहाँ से उसको 7.5 गुना कर दिया जाए? तो इस पूरे मामले को भी समझाइए। नहीं, देखिए, 1,000 रुपये का जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे विशाल, कि क्या किसी फॉर्मूले के तहत सरकार 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन जो देने का सरकार ने तय किया 1 सितंबर 2014 से, वो क्या किसी फॉर्मूले से ड्राइव होती है? तो उसमें ये पता चला कि ये किसी फार्मूला बेस्ड नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से एक नंबर डिसाइड किया कि साहब 1,000 रुपये की आपको मिनिमम पेंशन दी जाएगी, और ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मददगार है जिनकी बेसिक सैलरी मान लीजिए कम है, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप एवरेज सैलरी का जो फार्मूला है पेंशन को निकालने का, उसके तहत जब उनकी पेंशन बनती है तो वो 1,000 रुपये से कम बैठती है, किसी की 650, किसी की 750 या 800 रुपये। ऐसे तमाम लोगों को
EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की सरकार ने कहा कि हम पेंशन देंगे। तो अब जो गैप है, मान लीजिए किसी की 750 रुपये की पेंशन बन रही है फॉर्मूले के हिसाब से, तो जो 250 रुपये का जो गैप है उसको सरकार अपने जो बजटरी सपोर्ट है उसके जरिए सरकार इसको पूरा करती है। तो इस हिसाब से सरकार 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन देती है विशाल। ओके, अब जो चार्ट आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस बात को भी जो हम लोग समझ लेते हैं। सर, जो बात आ रही है कि 15,000 की पेंशन योग्य सैलरी पर कितनी पेंशन मिलेगी, तो 10 वर्ष में सर कहा जा रहा है कि 2143, 15 वर्ष में 3,214 रुपये, 20 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो 4286 है, 25 साल में 5357 है, और 30 साल में 6429, और 33 वर्ष में 7071 है। और अगर अधिकतम 35 वर्ष तक अगर आप नौकरी करते हैं बॉस, तो 7,500 रुपये के आसपास का कैलकुलेशन। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर इन आंकड़ों को तो समझाइएगा, लेकिन पेंशन जो है कैसे तय होती है, उसका जो कैलकुलेशन आप जो न्यूज़ में बता रहे थे गुना भाग गुने 70 के आसपास, उसको भी समझाइएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपकी मान लीजिए अगर आपकी एक तो देखिए कि 60 महीने का एवरेज आपकी सैलरी, अब मान लीजिए 15,000 रुपये की आपकी एवरेज, जो एक सरकार का कैपिंग है कि साहब 15,000 से ऊपर का आपका EPS के तहत जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो एक तो 15,000 रुपये की मान लीजिए आपकी एवरेज सैलरी बैठ रही 60 महीने की, उसमें आपने मान लीजिए अगर 10 साल तक काम किया, मोटे तौर पर अगर हम इस आंकड़े को मान लें कि साहब 10 साल सरकार ने तय किया है कि 10 साल तक मिनिमम आपको सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। तो आपकी एवरेज सैलरी इनटू आपका सर्विस पीरियड, यानी अगर 10 साल है, और डिवाइड बाई 70, जब इसको आप करेंगे, अगर मान लीजिए 15,000 है, 10 साल की आपकी सर्विस है, और उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो जो 2143 रुपये का जो एक नंबर मिलता है, वो आपका 10 साल की अगर आप सर्विस को देखेंगे तो 10 साल की सर्विस में आप 2143 रुपये की 15,000 रुपये की, लेकिन एवरेज सैलरी अगर आपकी निकल कर आती है उसके हिसाब से वो मिलेगी। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने कैलकुलेशन समझा दिया। वो डेटा भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि 10 साल में तो 2100 है, और उसी हिसाब से अगर आप जितने साल तक अगर आप काम करेंगे तो ये पैसा पेंशन जो है आपको मिलता रहेगा। अब आइए सर, इस खबर का जो दूसरा पक्ष है, जो वेज सीलिंग वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि महंगाई बढ़ रही है, जीवन जो है यापन जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, दवाई का देख लीजिए और तमाम तरह के रहने का, रेंटल वेंटल, ये सब जो खर्चा है वो बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको जो है अतिशीघ्र बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वाला मामला कहाँ अभी अटका हुआ है सर? क्या अभी तक हम लोग जो है वेज सेलिंग में 15,000 के लिमिट पे फंसे रहेंगे, या आगे बढ़ेगा, ये 25,000 होगा, 30,000 होगा? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अपनी बात की सरकार से भी कहा कि आप इस मामले में फैसला लीजिए, और सरकार चूँकि जब बढ़ी हुई सैलरी की बात, जो बढ़ी हुई पेंशन की बात आती है, तो सरकार का जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि अभी ही जो हम आपको पेंशन 1,000 रुपये की दे रहे हैं उसमें सरकार को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। इसके बावजूद कि सरकार आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 1.16% सरकार अपनी जेब से आपको आपके EPS के खाते में डालती है। हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन जाता है 8% के आसपास, 8.5%। बिल्कुल। और जो 8.33% आपका एम्प्लॉयर दरअसल देता है, जो 12% का हिस्सा है उसमें से। तो अब ये मसला तो सरकार के पाले में गेंद है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक जो और बड़ी चीज़ है कि 7,500 रुपये की जो पेंशन की डिमांड है वो आखिर नंबर कहाँ से आता है? जी, ये भी नंबर समझ लेते हैं। हाँ, तो विशाल, 35 साल की सर्विस अगर कोई व्यक्ति करता है और उसको अगर आप एवरेज सैलरी के हिसाब से आप जो एक फार्मूला 35 साल की सर्विस और 15,000 की मान लीजिए कैपिंग है, उसको आप 70 से डिवाइड करते हैं तो वो 7,500 रुपये का पेंशन का फॉर्मूला निकलता है। इसी आधार पर दरअसल जो तमाम कर्मचारी हैं और कर्मचारी संगठन हैं वो लंबे वक्त से इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बेसिस पर आप एक मिनिमम पेंशन को तय कीजिए जहां पर कि 7,500 रुपये दिया जाए। 12 साल हो गए जी, इस रेट्स आर अनचेंज्ड, रेट बिल्कुल उसमें कोई डिवाइड, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि इसी पीरियड में आपका महंगाई में भी बड़ा इजाफा हुआ है, लोगों के खर्चों में भी इजाफा हुआ है जी। और दूसरी बात यह है कि जो वेज सीलिंग बढ़ाने की बात है वो भी इसी चीज़ पर दरअसल टिकी हुई है कि आप एक लंबा दौर निकल कर आए हैं और उसके बावजूद आपका 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही कैपिंग जो सरकार ने लगाई हुई है
उसको तय किया हुआ है, वहाँ से सरकार ने इसको आगे नहीं बढ़ाया है। सरकार को ये लगता है कि यहाँ पर अगर इस कैपिंग को बढ़ाया गया तो सीधे तौर पर सरकार का और कंपनियों का दोनों का उत्तरदायित्व तो यहाँ पर जो कर्मचारियों के पेंशन के लिए है वो बढ़ सकता है। सर मैंने कई स्टोरियां मनी सेंट्रल में ही डिस्कस की EPS 95 को लेकर, तो एक दो बार हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि जो है न्यूनतम जो पेंशन हो 1000 से 9000 भी किया जाए, तो ये 9000 वाला भी आंकड़ा कहाँ से आया था ये भी हम अपने समझना चाहेंगे। क्या और आगे 7500 से ज़्यादा की मांग की गई थी? नहीं, बिल्कुल मांग देखिए 9000 और 10,000 तक की है। बीच में एक बार ऐसी भी बात आई कि 10,000 रुपये की पेंशन करने पर भी सरकार विचार कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है 10,000 रुपये की पेंशन करना या 9,000 की करना। सरकार के लिए 7,500 रुपये की पेंशन पर ही फैसला करने में मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, क्योंकि जो सरकार को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, दरअसल वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ सकता है। चलिए सर, अब EPFO की बात हो रही है तो सर एक खबर और आ रही थी जिस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सर। 8.25% का जो ब्याज जो है वो मिलने वाला है बड़े अकाउंट होल्डर्स को, तमाम जितने लोग जो हैं। इस खबर को भी आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी गुड न्यूज़ है। हाँ बिल्कुल, देखिए अकाउंट में क्रेडिट होगा। बिल्कुल, अकाउंट में जो ब्याज है वो क्रेडिट होगा, और जो ब्याज का ऐलान भी किया गया कि साहब 8.25% का ब्याज दिया जाएगा। पिछला काफ़ी वक्त हो गया जब से सरकार इसको साल दर साल आधार पर तय किए हुए कि 8.25% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ये एक तरह से अच्छी खबर है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप वैसे देखेंगे तो ब्याज दरें निचले लेवल पर ही हैं, ज़्यादातर पैसा चूँकि डेट मार्केट में ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इस मोर्चे पर एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को दी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था में जो है उसकी लिस्ट में जो है शामिल है। GDP जो है 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। शेयर बाजार भी जो है नए जो है रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और सरकार जो है 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखा रही है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो देश की आर्थिक रफ्तार को रोक सकती है? आखिर क्यों जाने माने अर्थशास्त्री जो है सुरजीत भल्ला ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% ग्रोथ के बावजूद जो है एक ठहराव का शिकार है? क्यों जो है तमाम जितने बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहिए, उद्योगपति कहिए, बिजनेसमैन कहिए, नए इन्वेस्टमेंट से बच रहे हैं? और कैसे एक तर्क ये भी आ रहा है प्रवीण सर कि वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो भारत से आगे निकल गए हैं। तो ये पूरी खबर है क्या? ओवरऑल द बिगर पिक्चर समझाइए। देखिए, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का हिस्सा रह चुके हैं सुरजीत भल्ला, और बड़े इकोनॉमिस्ट्स में उनकी गिनती होती है, और अब उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि भारत जो है उस एम्बिशन को दरअसल नहीं दर्शा रहा जिसके जरिए वो एक बड़ा विकसित देश बन सकता है, या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर मोटे तौर पर हम इस बात को कहें, उसमें अपना दखल बढ़ा सके। भारत, उनका एक तर्क ये बड़ा है कि भारत जिस स्थिति में, जिस हालात में है, उसमें दरअसल संतुष्ट जान पड़ता है। कहना कि भूख ही नहीं है नया कुछ करने का। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही जा रही है, और उसमें एक तर्क उन्होंने ये दिया है कि जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म सरकार इंडस्ट्री को दे रही है, सरकार जिस तरह का संरक्षण दे रही है कंपनियों को, उसकी वजह से कंपनियां कॉम्पिटिटिव होने में या इनोवेट करने में या बड़ा मैसिव एक इन्वेस्टमेंट करने में की जहमत नहीं उठाना चाहती। कंपनियों को लग रहा है कि साहब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बैलेंस शीट्स बेहतर हैं, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और ऐसे में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने या बड़ा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से भारतीय कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट है उसमें ना तो कम्पीट कर पा रही हैं, ना जो एक China+1 की जो बात थी जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने बाजी मार ली, जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भारत पिछड़ता हुआ विशाल नजर आया। लेकिन सर जो तमाम जितनी बार भी बजट हम लोगों ने कवर किया, या तमाम जितने बड़े इकोनॉमिस्टों से अगर आप चर्चा करेंगे सर, तो कहते हैं कि तमाम लोग जो है दोषारोपण जो है सरकार पर करती है कि सरकार ही नहीं पैसा खर्च कर रही। लेकिन केपेक्स पर, इंफ्रा पर सरकार तो पैसा खर्च करती है, लेकिन एक समस्या ये आती है कि प्राइवेट केपेक्स जो है मतलब जो
तमाम प्राइवेट जो है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से पैसा ही नहीं आता है, उसके पीछे के क्या कारण है? वो क्यों जोखिम नहीं लेना चाहते हैं? क्या इस कहानी को जो है इससे जोड़ा जाए कि मान लीजिए यहाँ देश में जो स्टार्टअप तो बनते हैं, लेकिन वही है कि फूड एग्रीगेटर्स वाला, कैब राइडर्स वाला, तमाम चीज़ों को, और उसको जोड़ दीजिए पीयूष गोयल साहब की जो बात की इंडिया वर्सेस चाइना के स्टार्टअप को आप देख लीजिए। एआई में हम पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम चीज़ों में जो है आप न्यूज़रूम में भी बहुत कटाक्ष करते रहते हैं, बताते हैं कि देखिए हम लोग सिर्फ जो है चाहते हैं कि वो सब बना के दे दें, हम उसको बस खाली फॉलो करें। नहीं, बिल्कुल देखो, कई सारी चीज़ें हैं प्राइवेट कैपेक्स के ना आने या आने भी तो लिमिटेड सेक्टर्स में उसका दिखाई देना, इसके पीछे कई रीजन है। और जो सुरजीत भल्ला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार इस तरह के संरक्षण इंडस्ट्रीज़ को दे रही है जिसकी वजह से उनको, उनके अंदर की भूख खत्म हो गई है कि वो ग्लोबल मार्केट में रिस्क लें, फेल होने का रिस्क लें और ज़्यादा बड़ा पैसा लगाएं। एक एग्जाम्पल उन्होंने साउथ कोरिया का दिया है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया के मार्केट में डोमिनेंस इसलिए हासिल की क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ की कंपनियों को कहा कि आप अगर ग्लोबल मार्केट में compete कर पाएंगे, अगर आप ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा पैदा करेंगे तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, तो सरकार आपको पूरा सपोर्ट देगी। यानी पहले आप एग्रेसिव होकर रिस्क लीजिए, ग्लोबल मार्केट में अपना डोमिनेंस कीजिए, एक्सपोर्ट मार्केट पे कब्जा कीजिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है, सरकार फिर आपको सपोर्ट देगी। भारत में सरकार पहले से सपोर्ट दे रही है, इसलिए कंपनियां compete करने का या उतना जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि साहब, भारत की जो 6% की जो ग्रोथ है उसके बावजूद जो है एक स्टैग्नेशन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो कह रहे हैं कि कई दशकों से 12-13% या 15% तक के जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो उससे ऊपर नहीं निकल रही। लेकिन सर एक तरफ तो ये भी आता है कि सरकार जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम्स लाई, तमाम तरह के इंसेंटिव्स दे रही है, बहुत सारे प्रोत्साहन की चीज़ें दे रही, उसके बावजूद क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहे हैं? नहीं, उस लेवल का देखिए उनका भी ये कहना है और ये बात सच भी साबित होती है। उस लेवल पर जिस तरह का मैसिव इन्वेस्टमेंट कंपनियों को करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। और आप जीडीपी के नंबर्स के साथ इसको अगर आप कंपेयर भी करेंगे, बल्कि सुरजीत भल्ला साहब तो 6% की ग्रोथ बता रहे हैं, अगर आप 6 साल के जीडीपी के अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो वो कहीं ज़्यादा बड़े नंबर नज़र आते हैं। मसलन आप देखिए 20-21 में कोविड का टाइम था, -5.8% की ग्रोथ रही, यानी डी ग्रोथ एक तरह का रही। उसके बाद 21-22 में देखेंगे तो 9.7% की ग्रोथ रही, वी शेप रिकवरी। इसी के मुकाबले आप मैन्युफैक्चरिंग को भी देखते चलिए। 21-22 में जो 20-21 है, माफ़ कीजिए, 20-21 में -2.2% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रही। 9.7% की जब 21-22 में जब जीडीपी ग्रोथ रही तो 11.5% से थोड़ी ज़्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही। उसके बाद 22-23 में 7.6% का जीडीपी ग्रोथ रहा, जबकि 1.3% का ही मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी। फिर आप 23-24 को देख लीजिए, 9.2% की ग्रोथ रही, 12.5% से थोड़ी कम मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही। 24-25 इकलौता साल है जहाँ 6.5% ग्रोथ रही और 4.5% की ग्रोथ रही आपकी मैन्युफैक्चरिंग की। और फिर 25-26 में 7.6% की ग्रोथ आई है और 11.5% की मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रही, जीडीपी ग्रोथ 7.6% की रही। तो आप अगर देखेंगे 21-22 से लेकर 25-26 तक केवल एक साल ऐसा है जब 6.5% की ग्रोथ रही, अदरवाइज आप 7.5% से ऊपर की ग्रोथ आपने हासिल की हर साल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप 11.5% से, मतलब एक बार आप 12.3% पे पहुंचे, उसके ऊपर आप जीडीपी पे अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, या ग्रोथ आपका रेट जो है वो 12.5% से ऊपर नहीं गया। तो सर ये कैप क्यों लगा हुआ है? ये कैप इसी वजह से लगा हुआ विशाल कि एक तो कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती, कंपनियां ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट, चाइना ने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारा जो चाइना का एक तरह ये भी आ रहा है बॉस कि चाइना +1 वाली जो स्ट्रैटेजी थी, जो थीम थी, उसका मौका हम लोग जो है वो नहीं ले पाए, भारत पिछड़ गया इस मुद्दे पर। हाँ, तो इसी वजह से भारत पिछड़ गया कि भारत में कंपनियों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया। जो कोविड के वक्त पे मौका पैदा हुआ था कि आप यहाँ से चीन को टक्कर देते हुए एक दूसरा डेस्टिनेशन बन सकते हैं,
वहाँ भारत में सरकार को जो जिस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए थी, ज़्यादा एग्रेसिव, जो सुरजीत भल्ला साहब भी कहते हैं कि साहब आपको अपना पूरी पॉलिसीज़ को जो है वो चर्न करना होगा, वो अभी तक दिखाई नहीं देता। सरकार कुछ सेक्टर्स में पीएलआई जरूर लेकर आई है, लेकिन वो कुछ सेक्टर्स में ही फोकस्ड है विशाल यहाँ पर। तो जो मास लेवल पर या जो ब्रॉडर आप इकोनॉमी में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो वो यहाँ दिखाई नहीं देता। चलिए सर, अब तो बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं। 2047 तक जो है विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसके लिए फिर क्या करना होगा? उसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक तो जो बात सुरजीत भल्ला साहब कह रहे हैं कि कंपनियों को अपनी तरफ से इनोवेशन, R&D, इस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों की अर्निंग्स ख़राब हैं, ठीक है, कुछ बीच के वक्त में अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, मान लीजिए रूस यूक्रेन की जंग हुई या फिर अभी ईरान और अमेरिका वाली जो लड़ाई हुई, इन फेजेस को अगर देख लिया जाए थोड़ा मुश्किल वक्त को, अदरवाइज इतना मुश्किल हालात नहीं रहे। कोविड के बाद भी भारत की इकॉनमी ने भी बाउंस बैक किया और कंपनियों के भी नंबर्स जो है वो बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस 5-6 साल के पीरियड में ही देखेंगे तो कंपनियों ने इतने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट किए नहीं। केपेक्स न करना कंपनियों का, ये सरकार की एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा और इसीलिए सरकार ने जो ग्रोथ हासिल करनी चाहिए वो सरकार ने अपने पूंजी के बूते हासिल करने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि साहब हम 11 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ इतना पैसा हम खर्च करेंगे और सरकारी केपेक्स पर कंपनियों ने खुद को टिकाने की कोशिश की या इंसेंटिव्स पर कंपनियों ने खुद को टिकाने की कोशिश की। कंपनियों ने अपनी तरफ से लीड नहीं ली, जबकि पैसा ऐसा नहीं था कि कंपनियों के पास कैश फ्लो या कैश रिजर्व जो है वो कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कम कैश फ्लो रहा हो। सर क्या इस कहानी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है यहाँ पर 2017-18 के आसपास से मान लीजिए AI को लेकर थोड़ी सुगबुगाहट शुरू हुई और देखिए पिछले 3-4 साल में 22 से लेकर अब तक ही AI में दुनिया ने बड़ी लीड बना ली और भारत उसमें बिल्कुल पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। कई देश के तो शेयर मार्केट जो हैं वो हमारे शेयर मार्केट को सरपास करते हुए आगे बढ़ गए थे, ऑल ड्यू टू द AI चिप मैन्युफैक्चरिंग। भारत की कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट AI में किया नहीं। भारत की कंपनियाँ जो ठोस बिजनेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि आपका सॉलिड रिटर्न है, रियल्टी जैसा बिजनेस जिसमें नई नई कंपनियां लगातार, अगर आप नंबर देखेंगे कितने बड़े ग्रुप जो हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि रियल्टी जैसा, जहां आपको कुछ नहीं करना, आपने ज़मीन ली, ज़मीन पे प्लॉट काटे या विला बनाई या फ्लैट बनाए और उठाकर उसको बेच दिया। इसमें R&D, इसमें नया ग्लोबल मार्केट को आप क्या दे रहे हैं, किस तरह से आप एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा कायम करते हैं, वैसा कोई कंपोनेंट दिखाई नहीं देता। सर क्या इस कहानी में 2-3 और इकोनॉमिस्टों की भी जो राय है, उनके जो सजेशन है उनको ऐड किया जाए? जैसे RBI के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, वो कहते रहते हैं कई बात। इसके अलावा फिर मार्सलेस जो इन्वेस्टमेंट के जो हैं CIO जो है सौरभ मुखर्जी साहब, उनकी बातों को रखा जाए, उनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल तकरीबन सभी लोग एक जैसी, जैसे आपके रघुराम राजन साहब बार बार बोलते हैं कि साहब भारत नौकरियां जो पैदा भी कर रहा है, एक तो जॉबलेस ग्रोथ की बात कहते हैं, फिर वो कहते हैं जो नौकरियां पैदा भी हो रही हैं वो कितनी क्वालिटी वाली जॉब्स हैं, वो देखना होगा। भारत में हाई स्किल्ड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। जो स्टार्टअप्स की बात है वो चीज़ें यहाँ दिखाई देती कि साहब जो व्यक्ति बन भी रहा है, या तो वो ड्राइवर बन रहा है, या वो डिलीवरी बॉय बन रहा है, या बहुत हुआ तो लोग रेस्टोरेंट खोल ले रहे हैं। तो इस बूते पर आप एक स्किल्ड जो है वो आबादी क्रिएट नहीं कर रही, या स्किल्ड जॉब पैदा नहीं कर रहे, और क्या उसकी डिमांड भी नहीं है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। जब कंपनियां ही उस तरह का काम नहीं कर रही तो मास लेवल पर नौकरियां क्रिएट कैसे होंगी? और मार्सलेस के जो सौरभ मुखर्जी साहब हैं वो तो मिडिल क्लास की भी बात करते हैं, मिडिल क्लास पिस रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, खत्म बिल्कुल। जब अर्निंग नहीं है, स्टैग्नेंट नौकरियां है नहीं, लोगों के पास स्किल है नहीं, तो आपके पास कुछ गिने चुने काम बचते हैं। और फिर वहाँ से देखिए, वहीं से एक्सप्लॉयटेशन का भी एक तरह से मैं कहूँगा कि रास्ता निकलता है कंपनियों के लिए,
जहाँ पे कि अब गिग वर्कर्स की तादाद करोड़ों में पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनको जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स हो गए या आपको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हो गए, उन सब का अभाव है दूसरे देशों के मुकाबले। या आप सैलरी को देख लीजिए, कठिन परिस्थितियों में धूप में बारिश में काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो जो जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात है, यहाँ पर लोग अपने सिर्फ और सिर्फ हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं या परिवार चलाने लायक ही रोजगार कमा रहे हैं, और उसमें भी एक लंबा वक्त उस काम को करने में बिता रहे हैं विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो ये खबर आपके लिए किसी अलर्ट से कम नहीं। सोचिए, सालों तक प्रीमियम भरने के बाद जब इलाज की जरूरत पड़े और इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर आपका क्लेम खारिज कर दें कि आपने पुरानी बीमारी छिपाई थी तो क्या होगा। लेकिन अब उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टाटा AIG को करारा झटका दिया है। आयोग ने साफ कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आयोग ने जो है बीमा कंपनियों के रवैये पर भी जो है तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई कंपनियां प्रीमियम लेने में तो आगे रहती हैं, लेकिन क्लेम देने के समय जो है ग्राहकों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने पर जो है मजबूर कर देती हैं। आखिर पूरा मामला है क्या, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, और अगर भविष्य में आपका भी जो है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास क्या अधिकार होंगे, तमाम विषय को जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये कोई पहली बात ऐसा नहीं हो रहा है जब ये चीज़ देखने को मिल रही, लगातार कई जो है खबरों का एक सिलसिला देखने को मिलता है। कई बार तो 1-2 वीडियोज़ भी बहुत वायरल हो गए थे जब वहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ गई थी। ओवर टू यू, कौन सी खबर है? नहीं, देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसका एक हाल में फैसला आया था, और उसमें ये कहा गया था कि साफ तौर पे बीमा कंपनियों के लिए कि बीमा कंपनियां प्रीमियम बटोरने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, ग्राहकों को सर्विस देने और उनके क्लेम को पास करने पर उनका फोकस कम है, तो कमाई पे ज़्यादा ध्यान है, ऐसी बात कही। और अब वैसा उसी तरह का एक मामला ये सामने आ रहा है, जहाँ पर कि एक बीमा कंपनी ने एक व्यक्ति के इलाज का खर्च देने से मना कर दिया, रीइंबर्स करने से मना कर दिया जी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो करनाल का है, वहाँ पर ये मामला सामने आया, जहाँ एक व्यक्ति सीढ़ियों से गिर गया और उसके इलाज में जो खर्च हुआ, उसने जब बिल सबमिट किए तो बीमा कंपनी ने दरअसल उसके बिलों को पास करने से मना कर दिया। बीमा कंपनी ने कह दिया कि साहब आपको एक पहले से जो है जी वो बीमारी पास है। डेटा है सर। देखिए, पहले पूरा मामला क्या था ये समझते हैं। देखिए, हरियाणा के जो है करनाल निवासी जो है भाग सिंह ने जो है 7 जनवरी 2020 को सर एक्सिस बैंक के माध्यम से टाटा AIG की जो है ग्रुप मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी। इस पॉलिसी का जो है सम इंश्योर्ड जो था, यानी बीमा का जो कवर था, वो 5 लाख रुपए का था। इसके लिए उन्होंने जो है 7,605 रुपये प्रीमियम भरा। बाद में इस पॉलिसी का जो है 2022-23 के लिए रिन्यूअल भी कराया गया था। अब जो दुर्घटना बेचारे साथ हो गई वो समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2022 को जो है कहा जा रहा है कि जो भाग सिंह अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए। गिरने के से उनके जो है दाहिने पैर और घुटने में गंभीर चोट आ गई। उन्होंने जो है फिर विर्क हॉस्पिटल करनाल में भर्ती उनको कराया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और पूरा जो है इलाज, सर्जरी और अस्पताल का जो पूरा खर्च है वो लगभग 45,000 रुपये आया। जब क्लेम मांगने गए तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। कारण ये दिया कि जो है भाग सिंह को पहले से पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस थी। ये बीमारी जो है कह रहे हैं कि पॉलिसी लेने से पहले थी, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय उन्होंने इस बीमारी की जानकारी जो है वो नहीं दिखाई और इन्होंने फिर एक तर्क दे दिया सर कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को जो है छिपाने वाला मामला आ गया सर। अब इसके आगे आप टेक ओवर कीजिए। ये दलील बार बार आती है सर। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें 2 बातें आती हैं विशाल। एक तो बात ये आती है कि क्या वाकई किसी ने बीमारी अगर अपनी छुपाई, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, तब तो बात साबित होती है कि साहब ठीक है, आपने किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाया और उसकी वजह से अगर कोई घटना घटती है, उसकी वजह से अगर कोई इंसिडेंट होता है, तब बीमा कंपनी इस चीज़ को बीमा कंपनी उस क्लेम को देने से इनकार कर दे। ये बात जायज़ समझ में भी आती है। और बार बार हम लोग भी जब इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं मनी 9 पर, तो उसमें हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी आप बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ज़रूरी डिस्क्लोजर्स हैं, आपको जो खुलासे आपको करने चाहिए, वो आप उसमें करने में पीछे ना हटें, किसी जानकारी को छुपाएं ना। खास तौर पर अगर आप जीवन बीमा ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या आप हेल्थ कवर ले रहे हैं, साफ साफ आप अपनी सारी बीमारियों को बताएं। बीमा कंपनी कोई एक आपको बीमा देगी या नहीं देगी ये अलग बात है, लेकिन बरसों तक अगर आप प्रीमियम पे करें और प्रीमियम पे करने के बाद जब आप वास्तविकता में किसी कंडीशन में ऐसे में पहुंचे जहां आप क्लेम
कंपनी से मांगे और तब कंपनी आपको बता दे कि साहब आपको तो ये पहले से बीमारी आपने बताया नहीं, आपका सारा का सारा प्रीमियम वहाँ ख़त्म हो जाता है और आप जिस पर्पस के लिए जो आपने इंश्योरेंस लिया वो आपका ख़त्म हो जाता है। और ये बड़ा नुकसानदायक है किसी भी परिवार के लिए कि आप लंबे वक्त तक प्रीमियम भरें और जब आपको उसका फ़ायदा लेने की बात हो आपको वो पैसा ना मिले। तो एक तो बात ये हो गई, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का या दूसरी डिस्क्लोजर जो है जो मांगे गए हैं उनका खुलासा करें। दूसरी बात यह है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पर आप किसी भी क्लेम को खारिज कर दीजिए, जैसा बीमा कंपनियां आमतौर पर अब करने लगी हैं। इस मामले में भी जो भाग सिंह वाला मामला है, इसमें भी मामला जो आपका कमीशन ने बोला है, कंज्यूमर फोरम ने बोला है, उन्होंने भी यही बात कही कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के नाम पर आप जो जेन्युइन जो क्लेम है आप उसको खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि साहब आप एजम्पशन और प्रिजम्पशन के आधार पर एक व्यक्ति का क्लेम खारिज कर रहे हैं। अब भाग सिंह का तर्क ये था कि भले उनको ये बीमारी एक जो प्री एग्जिस्टिंग जो एक कंडीशन थी वो थी, लेकिन उसकी वजह से दरअसल उनको क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पोलियो का जो उनको एक प्री कंडीशन थी उसकी वजह से उनको इस क्लेम के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। उनका पैर फिसला एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट की वजह से उनको क्षति पहुंची, शारीरिक नुकसान हुआ और उसका क्लेम उन्होंने कंपनी से मांगा जी। और इसी वजह से ये इन दोनों चीज़ों में देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक एक्सीडेंट की वजह से आप को अस्पताल जाना पड़ता है या दूसरा आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से जाना पड़ता है। इस फ़र्क को कमीशन ने समझा और 9% ब्याज के साथ इलाज का खर्च देने के लिए कहा और 20,000 रुपये इस बात के लिए देने के लिए कहा कि जो हैरेसमेंट हुआ, जो मानसिक त्रास हुआ है, जो कानूनी मुकदमे का जो खर्च आया है, उस सब की भरपाई करे कंपनी। अब आपके पास भी अगर इस तरह का इंश्योरेंस है तो आपको क्या करना चाहिए? तो मैंने जब रिसर्च किया सर तो पाया कि क्लेम रिजेक्शन की जो दर है वो किन कंपनियों में ज़्यादा है, तो वहाँ आपको बचने की सलाह है। तो 2-3 कंपनियों की लिस्ट है सर। जैसे स्टार हेल्थ में जो है 5.4% का जो क्लेम रिजेक्शन रेट है, निवा बुपा में 3.9% का, आदित्य बिरला हेल्थ के पास 3.1% का, केयर के पास 2.8 और HDFC अर्गो में 1.2% का जो है क्लेम रिजेक्शन रेट है। अब इसके अलावा ये तो फैक्टर आप देखिए ही देखिए, एक और फैक्टर है सर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके हिसाब से भी आपको जो अपने प्रीमियम को जो है या किस कंपनी को आपको ऑप्ट करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। स्टार हेल्थ का जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.06% है, कोटक जनरल का 97.61 है, ICICI लोम्बार्ड का 97.16 है, केयर का जो है 96.74 और HDFC अर्गो का जो है 96.71% के आसपास है। कुछ आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे सर कि क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया सर कि जो है प्री एग्जिस्टिंग वाला जो मामला है उसको बता दीजिए, वेटिंग पीरियड है, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स है गलत, और जो अधूरे जो जानकारी है उसको नहीं देखना चाहिए, इस वजह से आपका जो है क्लेम रिजेक्शन ना हो। नहीं देखिए, एक तो बात आपके डिस्क्लोजर की हो गई जहाँ पर कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आप अपनी तरफ से कमी न छोड़ें। दूसरी बात है पॉलिसी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट के भरोसे या किसी एग्रीगेटर के जरिए, मान लीजिए आजकल तमाम लोग ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए। आप पॉलिसी में क्या इंक्लूजन क्या एक्सक्लूजन है, अपने लेवल से आप उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा लोग लंबे वक्त के लिए पॉलिसी लेते हैं और आपने अगर कुछ कंडीशंस को ठीक तरह से नहीं पढ़ा और बाद में उसी कंडीशन की वजह से आपका क्लेम खारिज हो जाए तो फिर वो एक नुकसान की स्थिति है। तो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च भी करनी चाहिए, बीमा कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जैसा आपने बताया कि क्लेम रिजेक्शन रेशियो या क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितने % क्लेम सेटल करती है कंपनी, कितनों को खारिज कर देती है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र डाल लीजिए। कस्टमर सर्विस कैसी है इसके बारे में चीज़ें पता कर लीजिए, उसके बाद ही किसी कंपनी का बीमा खरीदिए। भले आपको 4 रुपये महंगा मिले, लेकिन ऐसी कंपनी का से बीमा लीजिए जहां पर आपको आपके क्लेम को मिलने के आसार ज़्यादा हों विचार। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।
है।